क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कल भी इस टाइप का किया था, आज वाले पेपर में भी सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का है। क्या है? पी क्यू आर के बीच 8,400 रुपए को क्रमशः 2/3, 3 और 1/3 के अनुपात में बांटा जाता है, तो आर का कितना हिस्सा है हमें यह बताना है। 3 बोला गया है, एक तो पी है, एक क्यू है और एक आर है, यह हमें बताया गया है। और किस अनुपात में है? 2/3, 3 के अनुपात में और 1/3 के अनुपात में है। ये अनुपात है वो हमें दिए गए हैं कि इस अनुपात में है। तो क्या बताया था कि इस अनुपात को आपको सिंपल करना है। सबसे पहले इसको सिंपल अनुपात में बदलना होगा। और कैसे करेंगे? नीचे वाले के एलसीएम से हमें गुना करना है, और अगर सेम है तो सेम संख्या से गुना कर दो। 3 से हमें क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। जैसे ही हम 3 से गुना करेंगे, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर से बच गया 2। पी का मान कितना आ गया हमारे पास? 2। यहां पर बटे में कुछ भी नहीं था, तो 3 गुना 3 कितना हो गया? 9 हो गया। 3 से 3 कट गया, इधर से कितना बच गया? 1 बच गया। ठीक है, टोटल अनुपात कितना हो गया? 9 और 2 11 और 1 12। 12 टोटल अनुपात कितना हो गया? 12 हो गया। और इसका मान हमें कितना दिया गया है? 8,400, यानी 12 अनुपात का मान 8,400 हमें दिया गया है। एक अनुपात का मान निकालेंगे, बटे में 12 करेंगे, 12 7 84 होता है, तो 700 हो जाएगा एक अनुपात का मान। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है आर का हिस्सा कितना होगा। आर कौन सा है? ये वाला है। और इसका अनुपात कितना है? 1। एक अनुपात का मान तो हमारे पास आ ही गया है, तो 700 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। अगर हमसे क्यू का पूछता तो 7 गुना 9 कर देते, 700 गुना 9 हम कर देते, ये हमारा आंसर हो जाता। अगर पी का पूछता तो 2 गुना 700 हम कर देते, तो वो पी का मान हो जाता। जिसका भी पूछे आराम से कर सकते हो। समझ में आ गया? बस इतना आप सीख लो, बाकी तो आपको आता ही है, आराम से आप कर सकते हो। ठीक है जी, चलो मैं आपको बता रहा हूं ना, आप 10 पेपर कर लोगे ना, उसके बाद सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन इतनी मेहनत आपको करनी है कि रेगुलर आपको पढ़ना है। भाई अगर फौजी वर्दी पहननी है ना, और वो भी मनपसंद फौज की, किसी को बीएसएफ में जाना होगा, किसी को सीआईएसएफ में जाना होगा, किसी को सीआरपीएफ पसंद होगी, अगर आपको इनमें सिलेक्शन लेना है तो मेहनत कंटिन्यू करते रहो। बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए मैं बोल ही नहीं रहा, बस थोड़ी थोड़ी मेहनत है, वो रेगुलर करते रहो आपके पेपर तक, फिर आप सिलेक्शन ले लोगे। चलो दूसरा क्वेश्चन आ गया है। क्या है कि यदि 72 जिल्द साज 720 पुस्तकों को जिल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्द साजों की आवश्यकता होगी, ये अपने को बताना है। जैसे देखो मैं एक बात बताता हूं, जैसी पुस्तकें होती है ना, और उसमें जिल्द लगाने का काम किया जाता है, वो काम है। और उसमें सबसे पहले बोला गया है कि 72 आदमी वो काम कर रहे हैं, 720 पुस्तकें करते हैं, और उसके लिए 22 दिन में वो करते हैं। तो अपने को यह बताना है कि 12 दिनों में 660 पुस्तकों को करवाना है, तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। जिल्दसाज कौन होते हैं? काम करने वाले ही होते हैं ना, उनकी संख्या हमसे पूछिए। कैसे करोगे? आप बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा, और जिन्होंने थोड़ी बहुत मेहनत की होगी उनको पता होगा। नहीं पता कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। ये कौन सा है? ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, MDH/W। ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज होगा। M का मतलब होता है मैन, यानी काम करने वाले आदमी। D का मतलब होता है डेज, कितने दिनों में करते हैं। H का मतलब होता है आवर, कितने घंटों में काम करते हैं। और W का मतलब होता है वर्क, कितना काम करते हैं। इनमें जो जो दिया गया है वो हम लिख लेंगे। साथ में दूसरी तरफ 2 है तो दूसरी तरफ भी लिखेंगे। इसको M1 D1 H1 W1, दूसरी तरफ M2 D2 H2 W2 हम लिखते हैं। चलो अब निकालते हैं। सबसे पहले क्या है? M का मान कितना दिया गया? 72 जिल्दसाज, काम करने वाले आदमी हो गए 72। पुस्तकें कितनी है? 720। तो ये उनका काम हो गया। कितनी पुस्तकें बनाते हैं? 720 पे जिल्दसाजी करते हैं, सॉरी जिल्दबंदी करते हैं।
तो कितना हो गया 720। उसके बाद कितने दिन है 22 दिन। घंटे नहीं दिए गए, कोई बात नहीं। बराबर में दूसरी तरफ क्या दिया गया है, दिन कितने दिए गए हैं 12। M2 का मान हमें निकालना है कि कितने व्यक्ति काम करते हैं, और क्या दिया गया है, पुस्तकें कितनी दी गई है 660। बस जो कट रहा है काट दीजिए, जो भी आपका कट रहा है 0 से 0 आपकी कैंसिल हो गई यहां पर, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गई। 2 से आप यहां पर किसको काट सकते हो, इसको 2 से काटा, 6 से काट लो, 6 दूनी 12, 6 से काटोगे 11 पे आ गया ये, ठीक है। 2 से इसको काटा तो ये 11 पे आ गया। उसके बाद 72 से 72 कट गया, तो इधर क्या आ जाएगा 11 गुना 11 बराबर M2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 121। M2 का मान कितना आ गया अपना, ये M2 का मान आ गया 121। तो कितने आ जाएगा आंसर 121। बस यही तो करना था। नहीं समझ में आया, अगर कोई भी प्रॉब्लम है दोबारा से देख लो, प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। 72 आदमी बोले गए थे तो आदमी हमने 72 लिख दिए। 720 पुस्तकें बोली गई थी तो वो उनका काम हो गया, काम को हमने नीचे लिख दिया। 22 दिन बोले गए थे, दिन हमने लिख दिए। बराबर में 12 दिन बोले गए थे तो 12 दिन लिख दिए। आदमियों की संख्या हमसे पूछी थी और 660 पुस्तकें दी गई थी। बस काटना है और आंसर आ जाएगा। बस इसको याद कर लो, और ये तो आपको याद होगा MDH मसाले, बस उससे याद कर लो MDH। और जब वर्क की बात होगी तो W बटे में हम लिख देंगे। चलो, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है और जिसमें काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं आंसर निकालने में। देखो क्या है, 0.1 का स्क्वायर करना है। 0.1 का स्क्वायर करोगे क्या है, देखो समझो, अगर एक दशमलव के बाद 1 है और उसका स्क्वायर करेंगे तो दशमलव के बाद 2 संख्या आएगी। तो इसको कैसे लिखोगे भाई, दशमलव है उसके बाद 2 संख्या चाहिए, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और 0 लगा दिया, ये हो गया। उसके बाद ये क्या है, 0.01 का स्क्वायर है, यानी दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं। अभी 1 का 2 हुआ था, मतलब दुगना हुआ था, तो अब 2 का क्या हो जाएगा 4। तो दशमलव के बाद है 4, 1 2 3 और 4, ये होगा। अब इनका प्लस करके मान बताना है, बस इसको जोड़ दो। तो दशमलव के नीचे दशमलव लिख देंगे, तो इधर से कितना आ गया 1 0 1 0 और ये दशमलव, ये जिसमें है वो आपका आंसर हो गया। तो ये इसी में है, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया कैसे हुआ कि दशमलव के बाद 1 संख्या है तो स्क्वायर करोगे तो दशमलव के बाद 2 संख्या आ जाएंगे। दशमलव के बाद 2 संख्या है, स्क्वायर करोगे तो 4 संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, ऐसे। और जो इसका स्क्वायर है वो तो अपने को लिखना ही है। ठीक है, ऐसे अपने को करना है। बाकी और मैं आपको बताता हूं, अगर मान लो इस तरीके में किसी को कंफ्यूजन होता है, वैसे तो नहीं होना चाहिए लेकिन होता है, तो दूसरा तरीका देखो। कितना है अपना, ये 0.1 लिखा गया है, इसका स्क्वायर करना है, और प्लस में कितना है 0.01 का स्क्वायर करके जोड़ना है। 0.1 को क्या लिख सकते हो आप, 1/10 लिख सकते हो इसका स्क्वायर। प्लस में इसको क्या लिख सकते हो, 1 के बटे में 100 और इसका स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि दशमलव हटाने के लिए हम 0 लगाते हैं, तो यहां पर 2 के बाद दशमलव है तो 2 0। इसका स्क्वायर करो, कितना आएगा 1/100 आएगा। भाई 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 100 का स्क्वायर कितना होगा, ये आपका 10,000 हो जाएगा। अब देख लो, इसको करोगे तो दशमलव में लगाना है, क्योंकि आंसर दशमलव में, तो दशमलव में बनाएंगे तो कितना होगा 0.01, क्योंकि दशमलव 100 है तो 2 के बाद दशमलव लगेगा। प्लस में यहां पर 4 के बाद लगेगा तो 0.01, सॉरी कितना है ये आपका 0.001। अब इन दोनों को जोड़ोगे, अरे ये वही तो सेम आ गया, ये वाला और ये वाला। बस ये सिर्फ समझा रहा था कि ये ऐसे होता है। अगर सिंपली अगर कोई भी कंफ्यूजन हो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, सेम आ गया, जोड़ोगे तो वही आपका आंसर आ जाएगा, ये वाला ही। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब तो अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हुए थे, क्योंकि दशमलव में ऐसे कभी करते नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, अब आप आओगे तो अब कर दोगे, मुझे पता है। ठीक है, और अभी तो हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे आगे,
फिर और भी सीखेंगे। देखो ये वाला 9,000 रुपए 80% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित पर उधार दिए जाते हैं, तो 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये अपने को बताना है। बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम प्री मेथड से ही करेंगे। देखो सबसे पहले तो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, इसका मतलब हर साल ब्याज होगा, लेकिन इसने बोला हर साल ब्याज नहीं लिया जा रहा, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। अर्धवार्षिक का मतलब है कि हर 6 महीने में लिया जा रहा है, तो 12 महीने में 2 बार ब्याज लिया जाएगा। 12 महीने में 2 बार ब्याज दिया जाएगा। जब ब्याज अर्धवार्षिक है तो दर भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो दर जो 80% थी उसकी आधी करोगे तो दर कितनी हो जाएगी, आपकी 40% हो जाएगी। जो रेट है वो कितनी हो जाएगी, वो 40% हो जाएगी। बस इतना समझ गए। अब ट्री मेथड से कर लो। रुपए कितने हैं अपने, 9,000 रुपए की राशि है, 9,000 रुपए की। पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, यानी कि जो हर 6 महीने में मिल रहा है, 6 महीने का ब्याज, 6 महीने का ब्याज, और पहले 6 महीने के ब्याज पर ब्याज, इसी को चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है। 9,000 का कितने प्रतिशत है दर, 40%। तो 40% कितना होगा, 2 जीरो हटा दो, गुना कर दो, 9 चौके 36, कितना हो गया 3600। तो ये भी कितना हो जाएगा 3600, क्योंकि इधर भी 40% है। अब इस ब्याज पे ब्याज लगेगा तो इस पे 40% आपको लगाना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। कैसे, कौन सी, अरे 3600 का 40% निकालोगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 36 को 40 से गुना करना है सिर्फ। तो 36 को 40 से गुना करोगे तो 1 जीरो आ गई आपकी, 6 चौके 24, 4 आ गया, 2 बच गया, 12 और 2 14, यानी कि 1440 आ गया। अब इसको जोड़ लो, तो जोड़ोगे तो 36 दूनी 7200, 7200 तो ये हो गया, 1440 ये हो गया, तो कितना हो जाएगा 8640 है, ब्याज के रूप में मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ, दोबारा से समझ लो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई दर 80% वार्षिक है। देखो क्या है, 80% वार्षिक दर है, लेकिन जब अर्धवार्षिक ब्याज लिया जा रहा है तो दर आधी हो जाएगी। तो 80 की आधी कितनी होगी, 40% होगी। 12 महीनों में ब्याज लिया जा रहा है, तो इसका मतलब 6 महीनों में लिया जाता है। 12 महीनों के लिए उधार दिए थे तो 2 बार लगेगा। बस इस ट्री मेथड से कर दिए। बाकी इसके फॉर्मूले से करना चाहते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, जैसे आपका दिल करे वैसे आप कर सकते हो। ये वाला देखो, 32 से पहले के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इन पूरे पेपर को देखोगे ना, करोगे सोल्व, तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और आपको ज्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको सारे के सारे पेपर सोल्व करवा रहा हूं, बस आप कंटिन्यू देखते रहो। डेली का 40 से 45 मिनट आपको देनी होती है और आप इतना कुछ सीख जाओगे। जो मैथ का डर है, मैथ में प्रॉब्लम है, मैथ में नंबर नहीं आते, सारी चीजें आपकी समाप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो इसका निकालो। 32 से पहले के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, निकालिए। सबसे पहले तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है 32 से पहले की, वो पता होनी चाहिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है, 29 और 31, ये संख्याएं होती है। कितनी हो गई आपकी, 4, 4, 8 और 3, 11 संख्याएं हो गई। तो 11 संख्याएं हो गई, तो अब इन सभी को जोड़ो और 11 से भाग कर दो, आपका औसत निकल के आ जाएगा। ठीक है, औसत यही तो होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो 31 से पहले के सभी अभाज्य संख्याएं हमने लिख ली। अब इनको योग करना है, जोड़ना है और बटे में 11 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि 11 संख्याएं हैं। जोड़ो कैसे होगा, कितना होगा, 29 और 31 कितना हो गया, 60, 60 और 30 कितना हो गया यहां पर, 90, 90 और 10 100, 100 और 20 कितना हो गया, 120, 120 और 30 कितना हो गया, 150, और 150 और 10 कितना हो गया, 160।
तो 160/11 इसका आंसर हो जाएगा और ये हो जाएगा 14.54 इसका आंसर हो गया, औसत हो गया। ठीक है, आंसर कैसे कर पाया? जब आप सभी को ये याद होंगे, आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्याएं उनको बोला जाता है जिनको स्वयं को छोड़कर सिर्फ एक से ही भाग जाता हो और किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता। देखो 2 है, इस पे सिर्फ 1 का भाग जाता है और खुद स्वयं का जाता है, 2 का इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता। कोई भी बड़ी देख लो, जो आपकी 31 है, इस पे भी किसी का भाग नहीं जाएगा, 1 का और स्वयं 31 का जाता है, ना 29 पे किसी का जाता, उसी को अभाज्य संख्या बोला जाता है। ठीक है, चलो यह है आपका कि यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वैसे ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि बटे में हमने को क्या लिखना है और कैसे इसको सोल्व करना है। देखो ध्यान से समझो, जो बात मैं अभी आपको बोल रहा हूं उस पर आपको फोकस करना है। क्या बोला गया कि 6 पेन का क्रय मूल्य यानी 6 पेन का जो सीपी है वो बराबर किसके है? 5 पेन के एसपी के बराबर है। मतलब जितने में 6 पेनों को खरीदा था उतने में 5 पेनों को बेच दिया, तो इसका मतलब जो 1 पेन बच गया वो क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। तो हानि तो आंसर हो ही नहीं सकता आपका। ठीक है, लाभ हो गया। आपको ये पता चल गया कि भाई 6 पेन खरीदे थे, उतने ही रुपए में 5 बेच दिए, तो 1 पेन का लाभ हो गया। तो सबसे पहले लिखो 1 पेन का लाभ। कितने पेन बेचने पर, क्योंकि आप खरीद के कुछ भी ला रहे हो, लेकिन जब तक उनको बेचोगे नहीं आपको प्रॉफिट होगा नहीं। कितने पेनों को बेचने पर हुआ है? 5 पेन को बेचने पर। तो 1/5 और प्रतिशत के लिए 100 का यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20% का क्या होगा? लाभ होगा। 20% का क्या होगा? लाभ होगा। समझ में आ गया? जितने पेन का फायदा हुआ उसको ऊपर लिखा, जितने पेन बेचने पर हुआ उसको नीचे लिखा, और प्रतिशत के लिए 100 का यूज किया, 20% आपका आंसर निकल गया। और 1/5 का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट 20%। लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी खुद पे मेहनत की होगी तो आपको पता होगा 1/5 का मतलब कितना होता है? 20% होता है 1/5 का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो जाती है। एक गोला है, उसकी त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो जाती है, तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये अपने को बताना है। ठीक है जी, तो पहले गोले का आयतन होता क्या है? तो गोले का आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये होता है। ठीक है, तो पहले कोई त्रिज्या थी, अब उसमें 50% की वृद्धि हो गई, तो ये तो दोनों में सेम रहने वाले हैं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा? आर क्यूब से, क्योंकि आर का मान बदल रहा है, क्योंकि त्रिज्या है ना, आर का मतलब होता है रेडियस, और रेडियस को हिंदी में त्रिज्या बोला जाता है। तो त्रिज्या का मान चेंज हो रहा है, तो हमें मतलब किससे है? इससे है। तो यानी कि अभी जो आर क्यूब है वो चेंज होने के बाद आर क्यूब में क्या फर्क आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी मान लो, कुछ भी मान लो, तो हमने मान लिया कि अभी हमारी त्रिज्या कितनी है? 10 है। 10 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा? 1000। इसका मतलब अभी कितनी थी? 1000 थी। लेकिन उसके बाद कितना हुआ? 50% की वृद्धि हो गई। 50% इसका कितना होगा? 10 का 50%, 50% का मतलब होता है आधा, और 10 का आधा कितना होता है? 5। मतलब वृद्धि हुई है तो 5 इसमें जोड़ देंगे, 15 हो गई। 15 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा आपका? 3375 आ जाएगा। कि अभी क्या हो गया? 3375 हो गया। अंतर कितने का आया? दोनों के बीच के अंतर देखो कितने का है? 2375 का है। इतने का अंतर है। कितने में से हुआ है? 1000 से वृद्धि हुई है। प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत के लिए 100 यूज करेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, बटे में 10 बचा हुआ है, यहां पर दशमलव लगा दो।
237.5%। तो ये किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, यानी पहले मान कितना था? 1000 था त्रिज्या का, जो r³ था उसका मान। अभी कितना हो गया? 50% की वृद्धि हो गई, यानी 15 का कितना हो गया ये। ठीक है, अंतर है निकाल दिया। जरूरी नहीं है आप 10 या 15 मानो, आप कुछ भी मान सकते हो, जो भी आपका दिल करे। आप इसको 20 का क्यूब भी कर सकते हो। 20 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8000। और इसका 50% बढ़ रही है तो 10 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 30 का क्यूब। 30 का क्यूब कितना होता है? 3 3 9 27, कितना हो जाएगा आपका? 27000 हो जाएगा। यहां पर अंतर देखो कितने का हो रहा है? 19000 का। 19000 का अंतर है। ठीक है, मैं इससे भी आपको करवा के दिखा देता हूं, आने वाला सेम ही है। ठीक है, अंतर कितने का? इतने का। तो इतने की वृद्धि हो रही है, कितने में से? 8000 में से, और गुना में कितना? प्रतिशत के लिए 100। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई, कितना हो गया ये? और 8 से भाग देके देख लो, आपका 237.5 ही आएगा। देखो 8 दूनी 16, 2 पे ही जा रहा है। उसके बाद कितना बच गया? 3 30 बच गया, कितने पे जाएगा? 24 पे। 24 पे 8 3 24 होता है ना। तो कुछ भी मान लो, जरूरी नहीं है कि मैंने 10 और 15 माना तो आप भी 10 15 मानो, और 15 माना नहीं अपने आप ही आ गया। 10 हमने माना तो 5 आ गया, क्योंकि 50% की वृद्धि हो रही थी। ठीक है, आगे इन क्वेश्चंस को आप जैसे भी आपका दिल करे आप कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 रुपए है। उतने ही पैसों से एक व्यक्ति ने एक नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। तो यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा? इसको आप 2-3 तरीके से कर सकते हो। एक तरीका मैं आपको करवा देता हूं, और जो स्टूडेंट दूसरे तरीके से करता है वो कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि बाकी स्टूडेंट वो तरीका भी सीख ले। देखो क्या बोला कि 3 नोटबुक खरीदता है और साथ में वो 6 पेन खरीदता है। कितने रुपए में? 3000 रुपए में। उतने ही रुपए में, क्या बोला? उतने ही पैसों में एक व्यक्ति एक नोटबुक खरीदता है और प्लस में 12 पेन खरीदता है। ठीक है, अब पेन है, पेन को इधर ले आएंगे, नोटबुक को इधर ले आएंगे, तो 3n - 1n हो गया, और इधर कितना हो गया? 12p - 6p हो गया। इधर से कितना आ गया? 2n बराबर में कितना आ गया? यहां पर 6 पेन। काटो, 2 1 2, 2 3 6, 1n बराबर 3p। इसका मतलब क्या है? एक नोटबुक का मूल्य 3 पेन के बराबर है। ये दोनों क्या आ गए? आपस में बराबर आ गए। तो एक नोटबुक का मूल्य है वो 3 पेन के बराबर है। तो आपसे क्या पूछा है? पेन का पूछा है, तो यहां पर हम पेन बना देंगे। एक नोटबुक बराबर 3 पेन है, तो 3 नोटबुक बराबर कितना हो जाएगा? यहां पर 9 पेन हो जाएंगे। 9 पेन ये और 6 पेन ये, 15 पेन हमारे पास आ गए, और 15 पेन का मूल्य कितना हो गया? 3000। एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 200 रुपए हो जाएगा। अब हमसे कितना पूछा है? 15 पेनों का, तो 200 गुना 15 कर दो, कितना हो जाएगा आपका? 3000 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। एक नोटबुक बराबर 3 पेन है। ठीक है, एक नोटबुक बराबर 3 पेन। इधर भी कर सकते हो। इधर क्या है? सिर्फ एक नोटबुक है, तो इसका मान 3 पेन लिखो। 3 पेन ये, 12 पेन ये, 15। 15 का मान 3000। जरूरी नहीं है कि ऊपर वाले में लिखोगे तो ये आंसर आएगा, इधर करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, और ये बड़ा सिंपल है, सबसे आराम से है, कर सकते हो बिल्कुल। पेन को और हमें नोटबुक को जो मूल्य है उसको बराबर रखना है कि कितनी नोटबुक के बराबर कितने पेन है। और इस टाइप का हम हमेशा करते हुए आते हैं। टाइम एंड वर्क पढ़ते होगे ना, तो उसमें भी काफी बार ये यूज किया जाता है इस तरीके से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये रेलगाड़ी का क्वेश्चन है। ये रेलगाड़ी का क्वेश्चन है और थोड़ा लॉजिक का क्वेश्चन है। चलो थोड़ा सा आपको ब्रेक देते हैं। मैं आपको एक शायरी सुनाता हूं। मैंने आपके लिए एक शायरी लिखी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा।
ध्यान से, खुद लिख रहा हूं आपके लिए, बड़ी मेहनत कर रहा हूं हर चीज में, मोटिवेशन देने के लिए भी और पढ़ाने के लिए भी। ध्यान से सुनो। पहनी है फौज की वर्दी, पहननी है फौज की वर्दी तो जागो तुम, आलस छोड़कर अपने लक्ष्य की तरफ भागो तुम। पहननी है फौज की वर्दी तो जागो तुम, आलस छोड़कर अपने लक्ष्य की तरफ भागो तुम। यह वक्त लौट कर दोबारा नहीं आएगा, यह वक्त लौट कर दोबारा नहीं आएगा, एक बार निकल गया तो तू सिर्फ पछताएगा। बात समझ गए? बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर एक बार ये वक्त निकल गया फिर लौट के नहीं आएगा, फिर सिर्फ पछतावा ही रहता है। जिन स्टूडेंट ने 2024 वाले एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं की ना, उनसे पूछ के देखना कितना पछतावा होता है। ठीक है, कि काश मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता। तो पछतावे में कुछ नहीं होगा, समय निकल जाएगा, बीत जाएगा। ठीक है, तो पछताना नहीं है, आलस को छोड़ना है और मेहनत करनी है। चलो आओ। 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है? देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि एक कंफ्यूजन वाला सवाल है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग को खोलो, आराम से आंसर निकलेगा। कैसे? 384 मीटर लंबी रेलगाड़ी आपको बताएगी कि भाई 384 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और वो एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। तो मैंने आपको एक बात समझाई हुई है, जब भी कोई रेलगाड़ी, ट्रेन है, वो खंबे को पार करेगी, वो आदमी को पार करेगी, किसी पेड़ को पार करेगी, तो वो सिर्फ स्वयं की लंबाई को पार कर रही होगी। इसका मतलब है कि वो 384 मीटर को 12 सेकंड में पार करती है। तो उसकी स्पीड कितनी आ गई? 12 तिये 36, 2 12 दूनी 24, कितना आ गया? 32 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आ गई। ठीक है, लेकिन ये ऐसे नहीं, मैंने आपको निकाल के बता दिया कि उसकी स्पीड क्या होगी। आगे देखो, विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है, यानी कि अगर ये वाली ट्रेन इधर चल रही है तो वो वाली ट्रेन इधर चल रही है, और इसकी लंबाई 384 मीटर है, तो उसकी भी लंबाई कितनी है? 384 मीटर है। लेकिन एक दूसरे को पार कितने सेकंड में करती हैं? 12 सेकंड में पार करती हैं, ये बोला गया है। अब देखो, अगर कोई ट्रेन दूसरी ट्रेन की लंबाई को पार कर रही है तो वो स्वयं की लंबाई को पार करेगी और दूसरी ट्रेन की भी लंबाई को पार करेगी। तो इसका मतलब 384 मीटर ये पार करना है और 384 मीटर ये पार करना है। लेकिन 12 सेकंड में ये कैसे पॉसिबल हुआ? अरे ये कैसे पॉसिबल हुआ? वो तो अकेली सिर्फ 384 मीटर को ही कर रही थी, अब तो 384 मीटर का दुगुना हो गया, 12 सेकंड में कैसे पार हो गया? एक बात समझो, जो कल भी मैंने समझाई थी रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन में, कि अगर ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, उन दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। उन दोनों की स्पीड क्या होती है? जुड़ जाती है। तो दोनों की लंबाई समान है और सेम समय में पार किया जा रहा है, इसका मतलब दोनों की जो स्पीड है वो भी सेम है। पहले वाली की स्पीड हमारी 32 मीटर पर सेकंड थी, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी? 32 मीटर पर सेकंड। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है ये हमसे पूछा है, तो 32 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, था ना थोड़ा लॉजिक वाला? ठीक है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था आप ना कर पाओ, समझ रहे हो? बिल्कुल आराम से आप इसको कर सकते हो। चलो, बहुत आसान क्वेश्चन। ये देखो, कल एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया था कि सर जी ऐसा क्वेश्चंस करवाइए, और भाई ये पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है आपके एसएससी जीडी 20 फरवरी सेकंड शिफ्ट का ही है। तो देखो, इसको करते हैं। किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है। तो किसी संख्या का बोला है ना, संख्या हमें नहीं पता, हमने मान ली वो संख्या x है। x का 20%
तो इसका लिखो 20/100। इसका कितना है 25%, तो 25/100 लिखो। और ये किसके बराबर बताया गया है 250 के बराबर बताया गया। तो हमसे पूछा है उस संख्या का 35% कितना होगा। पहले वो संख्या निकाल लेते हैं। 20 पंजे 100 और 25 चौके 100। x का मान कितना आ गया 250 गुना में 20 आ गया, क्योंकि 5 चौके 20 हो गया। ठीक है जी, यहां पे इसको ऐसे लिख लो, 5 4 लिख लो, 5 गुना 4। ये हमारी वो संख्या आ गई। अगर हमसे संख्या पूछा होता है ना तो इन सभी को गुना करने में भी हम टाइम वेस्ट करते, लेकिन हमसे संख्या नहीं पूछा, हमसे पूछा है उस संख्या का 35%। तो ये संख्या आएगी, इसका डायरेक्ट 35% निकाल दो, तो 35/100 कर दो, बस काट लो। ठीक है, इसको काटेंगे 5 से तो कितने पे जा रहा है 20 पे, 0 से 0 उठ गई, 2 दूनी 4, 35 दूनी 70, 25 गुना 70। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 25 आते 175 और 0 है तो 0 लिख देंगे। बात समझ में आ गई? कैसे हुआ समझ में आ गया? संख्या मानी हमने x, उसका 20%, उसका 25%, 250 के बराबर है तो लिख दिया। यहां से हमारा ये प्राप्त हो गया। अब बोला कि x का मान नहीं पूछा, संख्या पूछी होती तो इन सभी को गुना कर देते, x का मान निकाल देते, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना हमने। हमको इसका 35% पूछा था तो इसका 35% निकाला, जो कितना आ गया 1750 आ गया। ठीक है, जैसे जैसे बोला जाए ना इन क्वेश्चंस में वैसे वैसे करते हुए चलो, बस बाकी कुछ भी अपने आप दिमाग ही नहीं लगाना। कैलकुलेशन करने में दिमाग लगाना, बाकी नहीं लगाना। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का कल भी आया था, आज भी आया है। किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? कल एक स्टूडेंट ने बोला था सर जी इसको प्रतिशत से समझाओ ताकि हमारे लिए आसान बन जाए। देखो, सबसे पहले देखो क्या बोला कि किसी धनराशि को 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज की राशि 2/5 है धनराशि का। मतलब क्या है 2/5 है, इसका मतलब है 5 राशि थी ना तो 2 का ब्याज मिल रहा है। प्रतिशत में देखो कितने का ब्याज मिल रहा है, कितने प्रतिशत का, तो यहां पर देखेंगे तो 40% ब्याज मिल रहा है। कितना प्रतिशत ब्याज मिल रहा है 40%। और दर का मतलब ही होता है कि 1 साल में कितना ब्याज मिलता है। यहां पर बोला 5 वर्षों में मिलता है, 5 वर्षों में 40% ब्याज मिलता है, 1 साल में कितना मिलेगा 8%। और 1 साल में जो ब्याज मिलता है वही तो दर होती है, तो 8% आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। दोबारा से समझो, कोई भी कंफ्यूजन है दोबारा समझो। क्या बोला कितना ब्याज मिला 2/5 मिला, यानी राशि का 2/5। तो राशि 5 थी तो ब्याज कितने का मिला 2 का। प्रतिशत में देख लो, क्योंकि राशि है, जो दर है हमारी प्रतिशत में ही होती है। तो यहां पर हमने देखा कि भाई 40% का ब्याज मिला है, लेकिन ये 5 साल में मिला है, तो 1 साल में कितने प्रतिशत का ब्याज मिला 8% का। वही दर होती है, तो वही तो पूछा वार्षिक ब्याज दर कितनी है 8%। समझ में आ गया? अब और भी आसान हो गया ना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ऐसे करना है। करते रहो, डेली पढ़ते रहो, नई नई चीज सीखते रहोगे, आसान से आसान चीजें आपके लिए बनती रहेंगी। क्योंकि शुरुआती पेपर है तो मैं आपको बिल्कुल आराम से हर छोटी चीज बता रहा हूं। ठीक है, फिर हम आपको स्पीड से सोल्व करवाना भी सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे जो आपके लिए जरूरी है, तभी तो इतने स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। ये देखो, एक मेज का विक्रय मूल्य इतने रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा? क्या आपको लगता है इससे आसान कोई क्वेश्चन बन सकता है एसएससी जीडी में? जब आपको इतना बता दिया गया कि विक्रय मूल्य कितना है 6875, 6875 विक्रय मूल्य है, इसमें 25% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब ये 125% का मान है। क्रय मूल्य पूछा है, 100% का मान हमसे पूछा है। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 से इसको काटो, 5 एकम 5 18, 5 तीय 15, 3 5 7 35, 5 पंजे 25, गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 1375 गुना में 4 कर दो, कितना आ जाएगा? करिए कितना आएगा
भाई 13 चौके 52 तो ये हो गया, 5200 तो ये हो गया, तो 5200 से ज्यादा ही आएगा, और 150 150 300 5500 आ जाएगा आपका, ये 5500 रुपए आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे अपने को करना है, बड़ा सिंपल है, इसमें तो कुछ बताने वाला है ही नहीं। ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, और जिसको ये भी क्वेश्चन नहीं आता इसका मतलब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। बात सही बता रहा हूं, अभी सुन लोगे तो सफलता मिल जाएगी, अगर इस बात को अभी इग्नोर कर दोगे तो फिर सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है अगर ये क्वेश्चन भी अगर आपको नहीं आता है तो। अगला क्वेश्चन देखिए अपना क्या है, यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x और y का मान कितना होगा अनुपात में अपने को बताना है। क्या बोला, x का 45% ओके बराबर किसके है, y के 15% के बराबर है। भाई जैसे बोला वैसे हमने लिखा, ऐसा कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा लिखा ना, x का 45% y का 15%, ये दोनों बराबर है तो बीच में बराबर का निशान लिख दिया। अब जो कट रहा है काट दो, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 15 3 45, यानी कि 3x बराबर कितना हो गया 1y, x के बटे में y आ गया तो 1 इधर रह गया, 3 इसके बटे में आ गया, और जो ये बटे में होता है वही अनुपात में होता है, तो 1:3 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। गलती नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी, 3:1 नहीं होगा, 1:3 होगा। x का मान 1 है, y का मान 3 है, तो पहले x और y का बोला है ना, तो x का 1 लिखेंगे और फिर y का लिखेंगे 3। ये कभी कभी एग्जामिनर इसको ऑप्शन नंबर 1 में दे देता है ताकि स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो, वो गलत कर दे, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। गलत वो करेंगे जो सीखेंगे नहीं, जो पढ़ेंगे नहीं। आप तो पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, आप गलत कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बड़े सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये वाला देखो कि दो संख्याओं का गुणनफल 720 और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है, तो इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करो कि एलसीएम क्या होगा। अगर आपने एलसीएम एचसीएफ में थोड़ा पढ़ा होगा तो आपको एक बात पता होगी कि एलसीएम एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या, ये दोनों बराबर होते हैं। और जब भी किसी का मान निकालना होता है उसको छोड़कर उसके साथ वाला बटे में चला जाता है, यानी कि इसका मान निकालना है तो इसको छोड़कर ये इसके बटे में चला जाएगा, इसका मान निकालना है तो ये इसके बटे में चला जाएगा। ठीक है, इसका मान निकालना है तो ये इसके बटे में चला जाएगा, ये ऐसे किया जाता है। अब हमसे क्या पूछा है, दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, तो दो संख्याएं हैं, इनका गुणनफल 720 हमें दिया गया है। ओके, बराबर में क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, एलसीएम का मान निकालना है और गुना में 4 है, ये 4 इसके बटे में चला जाएगा तो एलसीएम का मान आ जाएगा, तो इसको काटो कितना हो जाएगा 180, तो 180 इसका आंसर हो गया। ठीक है, एलसीएम निकाला तो कितना हो गया 720 बटे 4, 18 चौके 72 होता है, 1 0 है तो 0, 180 ऐसे हो गया। बस इस फॉर्मूले को याद रख लेना, ये आगे पीछे कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या, ऐसे अपने को लिखना होता है। ठीक है, इसी से अपना आंसर आराम से निकल जाता है। आगे देखो क्या है, 5 संख्याओं का औसत 32 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है, हटाई गई संख्या कौन सी है, कितनी है, ये अपने को बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते, लेकिन जो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं उसको ध्यान से सीख लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्या है, 5 संख्याओं का औसत 32 है, यानी 5 संख्याओं का औसत हमें 32 दिया गया है कि 32 है, लेकिन उसमें से एक संख्या हटा दी गई या एक संख्या निकाल दी गई, उससे क्या हुआ, औसत कितना हो गया 28 हो गया। पहले औसत कितना था 32 था, उससे कितना हो गया 28 हो गया, इसका मतलब औसत कितना कम हो गया भाई, 4 कम हो गया है, और संख्याएं कितनी बच गई हैं 4। जब एक संख्या का 4 कम हुआ है
तो 4 संख्याओं का कितना कम हो गया? 16 कम हो गया। 4 संख्याओं का कितना कम हो गया? 16 कम हो गया। तो ये 16 किसकी वजह से कम हुआ है? जो संख्या बाहर गई है उसकी वजह से। इसका मतलब वो बाहर गई, 32 तो अपना लेके गई, साथ में 16 इनका भी लेके गई। तो कितना हो जाएगा उस संख्या का मान? 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया? दोबारा से देखो, 5 संख्याओं का औसत 32 था, एक संख्या निकाल दी गई जिससे 28 हो गया, इसका मतलब औसत 4 कम हो गया। एक संख्या का 4 कम हुआ है तो 4 संख्याओं का 16 कम हो गया। 32 तो वो खुद का निकाल के लेके गई, लेकिन 4 संख्याओं का 16 और साथ में निकाल के ले गई। तो दोनों को जोड़ दो, जो संख्या निकली वो कितनी हो जाएगी? 48 हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे भी करते हैं, मैं वो भी बता देता हूं। ठीक है, दूसरा तरीका भी कि भाई आपको पता है कि 32 से कितना हो गया? 28 हो गया, यानी कि औसत तो 4 कम हो गया। सभी संख्याओं का 4 कम हुआ है, तो 5 संख्याएं थी 20 और 28, ये इसमें 20 और 28 जोड़ लो 48, इधर भी 48। फर्क क्या है? अगर 5 संख्याओं का जोड़ोगे तो फिर इसमें जोड़ना है, 4 संख्याओं का जोड़ोगे तब इसमें जोड़ना है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि जो संख्या निकल गई, इसमें क्या है? सारी संख्याएं। चलो वो तो समझ गए भाई, इस वाले पे फोकस मत करना, मैं सिर्फ बता रहा था। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, दो देखोगे तो। आपको सिर्फ एक पे ही फोकस करना है। मैं उन स्टूडेंट के लिए बता रहा था जो वैसे करते हैं। ठीक है, आपको तो बस एक ही चीज याद रखनी है, दो दिमाग में रखोगे तो भूल जाओगे, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे ही करना है। चलो आगे। एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य कितना है उसका? 100 है। 50 अधिक अंकित करता है, यानी 150 अंकित करता है। तो ये क्या हो गया? उसका सीपी हो गया। ये क्या हो गया? मार्क प्राइस हो गया, अंकित मूल्य हो गया। आगे क्या बोला? और 20% की छूट देता है। इस पे 20% की छूट दे रहा है, मतलब 30 रुपए की छूट दे रहा है। तो बेचता कितने में है? कितने की? 20% की, तो 30 की छूट होगी 120 में। अरे कैसे? 150 है, 20% की छूट देता है, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो हट जाएगी, कितना हो गया? 30। डायरेक्ट है, 2 जीरो हटा दिया करो, 30 की छूट। तो 150 में 30 की छूट देगा तो 120 में बेचेगा। तो हमसे पूछा है छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 100 की वस्तु को 120 में बेच रहा है, 20 का लाभ, और प्रतिशत के लिए 20% ही हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है? 100 है। ऐसे करोगे ना, 20 बटे में 100 गुना में 100, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 20 बच जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? कंफ्यूजन ये सिंपल, बिल्कुल आसान है। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है, तो ये वाला करो। ये वैसा ही है, थोड़ा अलग है लेकिन सेम है, कि एक वस्तु के अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। तो अंकित मूल्य है वो उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, मतलब ये 100 है, तो ये कितना हो गया? 160 हो गया। उसके बाद 20% की छूट दी जा रही है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 32 की छूट दी गई है, तो बेचेगा कितने में? 128 में। तो हमसे पूछा है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? 100 की वस्तु को 128 में बेच रहा है, 28 का लाभ, और 28 का लाभ यहां पर 100 है, तो कितना हो जाएगा? 28% हो जाएगा। देखो ये 2 क्वेश्चंस बड़े सिंपल क्वेश्चंस एक साथ एक ही शिफ्ट में एक ही पेपर में पूछे गए हैं, और आपके एसएससी जीडी के पेपर में पूछे गए। तो ऐसा नहीं है कि पेपर हार्ड आता है, पेपर को हार्ड आप बनाते हो। हम आपको बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करवाते हैं, क्योंकि अगर पेपर अच्छा बन जाए तो भी हमें तैयार रहना है, पेपर इजी बन जाए तो भी हमें तैयार रहना है। कैसा भी पेपर आए हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है और उसमें सिलेक्शन लेना है। यही लक्ष्य लेकर हम एसएससी जीडी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला अच्छा क्वेश्चन, और ये स्टूडेंट को पता ही नहीं था कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। सबसे आसान है, अगर थोड़ी सी मेहनत खुद पर करोगे तो ये सबसे आसान है, और खुद पर मेहनत नहीं करोगे तो ये सबसे हार्ड है। सॉल्यूशन मैं आपसे ही पूछूंगा इसका आंसर, मैं एक बार समझा देता हूं। विद्यार्थियों का वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट
2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी है कि समान संख्या मिले, यानी कि जितने भी विद्यार्थी हैं उनको उतनी ही कैंडी में, मतलब उनको चॉकलेट मिले और उतनी ही उनको कैंडी मिले। और कैंडी अपनी मिठाई बोलते हैं ना, उसको बोला जाता है। ठीक है, तो बताओ क्या होगा। तो विद्यार्थियों का वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। इतनी इतनी चॉकलेट है बांटी जा रही है, तो प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी कितनी मिलेगी अपने को बताना है। चलो बताओ, जल्दी बताओ कैसे निकलेगा। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने बोला ना खुद पे मेहनत। इसका आंसर है, अगर आप इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हो तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बस इसका आपको एचसीएफ निकालना है, इसका और इसका, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जो स्टूडेंट एचसीएफ निकाल लेगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर पहले एचसीएफ निकालो इसका, और आंसर है वो कमेंट बॉक्स में करो। लास्ट में मैं इसका आंसर आपको बता भी दूंगा कि क्या है, फिर चेक भी कर लेना कि आपका आंसर क्या है, क्योंकि अभी पेपर है। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, बताओ। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला याद है, कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया गया 70, और एच का मान कितना दिया गया 14, लिख देंगे। काट दो, 7 से काटेंगे 10 पे, कितना आ गया 22 दूनी 44 गुना में 140, और इसको 44 और 14 को गुना कर लो और एक जीरो लगा दो, और इसका हो जाएगा 616, और एक जीरो लगा दो तो ये हो जाएगा 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। कुछ नहीं था, जिसको ये फॉर्मूला याद था उसने आराम से कर लिया। तो जो मेंसुरेशन सोचते हो ना बहुत ज्यादा हार्ड आता है, ऐसा नहीं होता दोस्त। बस अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप आराम से कर सकते हो। पिछला देखा था क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब, उसमें 4/3 पाई तो कॉमन था, आर क्यूब था। इसमें क्या है, फॉर्मूला याद है 2 पाई आर एच, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। पाई का मान सभी को पता है 22/7 होता है, बस ऐसे ही अपने को करना है। ठीक है जी, तो यहां पर 20 क्वेश्चन समाप्त हो गए और इसका आंसर हो जाएगा आपका 17। तो एचसीएफ निकालना सीख लो, एलसीएम निकालना भी सीख लो, और एचसीएफ निकालना भी सीख लो, और खुद सीखोगे मेहनत करके। ठीक है, और जिनको निकालना नहीं आता आप सर्च कर लेना, एलसीएम कैसे निकाले प्रवीण कटारिया, आप ये नाम लिखना जरूर, तभी मेरा वीडियो आपको मिलेगा। प्रवीण कटारिया जरूर लिखना, ठीक है, या आप ऐसे लिख देना बस एलसीएम प्रवीण कटारिया, आपको वीडियो मिल जाएगा, देख लेना, उसमें सीख जाओगे कैसे निकाला जाता है। एलसीएम में भी काम आएगा, टाइम एंड वर्क में भी काम आएगा, ठीक है, पाइप टंकी में भी काम आएगा। 3 चैप्टर हो जाएंगे एक चीज सीख लोगे तो। ठीक है, तो ये वो आपकी जान बनने वाली है, और जान के साथ साथ आपकी पहचान भी बनने वाली है। ये आप सभी भी जानते हो, क्योंकि आपको एक फौजी के रूप में देखा जाएगा। जिस दिन आपके बदन पर वो खाकी वर्दी आ जाएगी फौज वाली, आपको फौजी की तरह देखा जाएगा, और अपने देश की तो वो शान होती ही है, ये तो आप सभी जानते ही हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, जो आपका 20 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चंस को ध्यान से समझो, ठीक है, बाकी दिमाग में सेट मैं आपको करवा दूंगा, बस आप क्लास को देखते रहना, समझ में आ जाएगा आराम से, सब कुछ हो जाएगा। देखो, और भाई ये रियल पेपर है, रियल क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ सकती है। चलो शुरुआत करते हैं। 7,200 रुपए को PQR के बीच में क्रमशः 1/2, 4 और 3/2 के अनुपात में बांटा जाता है, तो R का हिस्सा कितना है। अनुपात का एक क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें बोला गया 3 लोग हैं, कौन कौन है, P है, Q है और R है, ये 3 लोग हैं। इनके बीच में 1/2, अनुपात में 4, अनुपात में 3/2 में बांटा गया है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि R का हिस्सा कितना होगा, कि R को कितने रुपए मिलने वाले हैं। टोटल रुपए कितने अपने पास 7,200 रुपए हैं, ये भी बताया गया है।
देखो, अगर ये सिंपल अनुपात होता हम आराम से कर लेते, लेकिन अगर सिंपल ना हो तो सिंपल बनाना पड़ेगा। सिंपल बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो नीचे वाला हो उसके एलसीएम से आप ऊपर गुना कर दीजिए, आराम से सिंपल बन जाएगा। 2 का एलसीएम क्या होगा भाई, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो एलसीएम क्या होगा, 2 ही होगा। तो ऊपर 2 से गुना कर दो, इधर भी 2 से गुना कर दो, इधर भी 2 से गुना कर दो, इधर भी 2 से गुना कर दो। ये गुना में है, स्क्वायर पे नहीं है। तो 2 से गुना करोगे तो नीचे से ये कट जाएगा 2, कितना बच गया 1 अनुपात में। 4 गुना 2 कितना आ गया 8 आ जाएगा। इधर से 2 से 2 कट गया, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अनुपात में हमने सिंपल बनाया तो कितना बन गया 1 अनुपात 8 अनुपात 3। पता है कैसे बनाया, 2 से गुना किया है हमने एलसीएम से ऊपर, तो 2 से 2 कट गया तो इधर सिर्फ 1 बच गया। यहां पर कुछ भी बटे में नहीं था तो कटेगा नहीं, सिर्फ गुना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इधर ये 2 से 2 कट गया तो 3 बच गया, तो 3 आ जाएगा। 1 अनुपात 8 अनुपात 3 आ गया। ये पी का है, ये क्यू का है, ये आर का है। अब टोटल रुपए कितने हैं अपने पास 7200। ये किसके बराबर होगा, टोटल अनुपात के बराबर होगा। टोटल अनुपात कितना है 8 3 11 और 1 12। 12 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 7200। तो 12 अनुपात का मान हमारे पास 7200 है। 1 अनुपात का मान होगा इसके बटे में 12 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 600 हो जाएगा। यानी कि 1 अनुपात का मान कितना आ गया 600 आ गया। अब हमसे किसका पूछा है, आर का। आर ये वाला है, इसका अनुपात कितना है 3। जब 1 अनुपात का मान 600 है तो 3 अनुपात का मान 600 गुना 3 हो जाएगा 1800 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। 1800 ऑप्शन नंबर सी। भाई जब 1 अनुपात का मान हमारे पास 600 है, 3 का चाहिए तो 3 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1800 रुपए तो आएगा। बस बताओ, आराम से हो गया। अनुपात का ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको इसको सिंपल करना था। चलो अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, और सिंप्लीफिकेशन के अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि इसको सिंप्लीफाई करना होता है। और इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, हम करते हैं बोर्ड मास से। इसको याद कर लेना, किससे करते हैं, बोर्ड मास से। इसका मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, जो आपके ब्रैकेट होते हैं, सबसे पहले छोटे वाला ब्रैकेट, फिर आपका बीच वाला ब्रैकेट। ठीक है, जो आपका बीच वाला ब्रैकेट होता है ये वाला, ठीक है, और उसके बाद बड़े वाला ब्रैकेट। ऐसे हमें सोल्व करना होता है। ओ का मतलब होता है ऑफ, या हिंदी में इसको का लिखा जाता है, इसको सोल्व करेंगे। फिर डी का मतलब होता है डिवीजन या भाग बोल सकते हो। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुना सोल्व करेंगे। ए का मतलब होता है एडिशन जोड़ सोल्व करेंगे। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन घटा सोल्व करेंगे। ऐसे अपने को करना है। ठीक है जी, समझ में आ गए। तो बोर्ड मास को फॉलो करना है और हमें इसको सोल्व करना है। तो चलिए इसको सोल्व कीजिए। यहां पर अलग अलग ब्रैकेट्स में दिए गए हैं, तो हम ये वाला ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। इस वाले को सोल्व कर लो और इस वाले को सोल्व कर लो, तीनों को। चलो करते हैं। यहां से आया, जोड़ में है तो कितना आ जाएगा 40, इधर गुना में है तो गुना ही रहेगा। इसको सोल्व करेंगे, 44 को 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। ओके, गुना में है तो गुना में। इसको सोल्व करेंगे, 5 गुना 5 25 आ जाएगा। बस अब 40 गुना 22 गुना 25 कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसको गुना करोगे तो 25 को अगर 20 से गुना करते 500, 550 हो गया। इन दोनों को गुना किया, 550 आ गया। और इधर 40 से गुना और करना है। 40 से गुना करोगे तो 2 जीरो तो हो गई है। ठीक है, अब 55 को 4 से गुना कर लो। 55 दूनी 110 होता है, और 55 चौके कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। तो 220 आपका यहां पर आ जाएगा। ये किस में हो गया 22,000 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? भाई एस ब्रैकेट में है ना ये, तो ब्रैकेट को हमने सोल्व कर लिया अलग अलग। फिर गुना में है तो हमने इसको गुना कर दिया और हमारा आंसर है वो आराम से निकल के आ गया। 5 चौके 20 0 2, 5 चौके 20 और 2 22, ये हमने लिखा। ऐसे भी कर सकते हो जैसे आपका दिल करे। समझ में आ गया।
चलो आगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि एम एन का अनुपात 9:6 दिया गया है, यहां पर हमें m का अनुपात दिया गया है और n का अनुपात दिया गया है। m का कितना दिया गया है, 9 दिया गया है, और n का कितना अनुपात दिया गया है, 6 अनुपात हमें दिया गया है। तो हमसे पूछा है कि m प्लस n अनुपात में m माइनस n का मान कितना होगा, यानी एक बार दोनों को जोड़ना है और एक बार घटाना है और अनुपात अपने को बताना है। ऐसे लिखो, m का मान कितना है, 9 है, तो 9 प्लस में 6 लिखेंगे, अनुपात में 9 माइनस में 6 लिखेंगे। इधर जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 9 और 6 15, माइनस करेंगे कितना आ गया, 3 आ गया। काट दो, 5 3 15 और 3 एकम 3, 5:1 आंसर हो जाएगा। 5:1 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। जल्दबाजी नहीं करनी है, अगर जल्दबाजी करोगे तो आपको 1 और 5 दिखेगा, आप इसको टिक कर दोगे, लेकिन यह गलत हो जाएगा। पहले वाला अनुपात आपको पहले लिखना है, दूसरे वाला अनुपात आपको दूसरे लिखना है। ठीक है जी, ऐसे स्टार्टिंग का शुरुआत में लिखना है और जो लास्ट वाला है उसको बाद में लिखना है। तो 5:1 इसका आंसर होगा। 1:5 करके गलती मत कर देना। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल ही आसान है, कुछ नहीं करना था, बस जोड़ना ही था और एक बार घटाना था। देखो ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको सोल्व कीजिए। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, ये सारे ब्रैकेट्स में हैं, तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करो। सबसे छोटे वाला को सोल्व होगा पहले, छोटे वाला यहां पे शुरुआत है और यहां तक है, तो इस पूरे को हमें सोल्व करना है। चलो पूरे को सोल्व करेंगे, उसके बाद क्या है, गुना भाग और जोड़। तो पहले क्या सोल्व होगा, भाग। तो 72 को 24 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 3, इसके स्थान पर 3 आ गया। फिर क्या होगा, इन दोनों का गुना, तो 175 गुना 3 करना है। डायरेक्ट जो कर सकता है वो डायरेक्ट कर लो, जो डायरेक्ट नहीं कर सकता वो कैसे करो, देखो 5 3 15 1, ठीक है, 21 1 22, 2 और 3 और 2 5, 525 आ गया। जो डायरेक्ट कर सकते हैं या जैसे भी आपका दिल करे, आपका दिमाग काम करे, वैसे आप कर सकते हो। देखो 150 होता तो 3 से करते तो 450 हो जाता, 25 75 और जोड़ लो, 450 में 75 जोड़ोगे 525 आएगा। ठीक है, ऐसे तो इसका आ गया 525। तो यहां पर गुना किया तो 525, प्लस में अब 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 530 आ जाएगा। कितना आ गया, 530। अब इस पूरे को सोल्व हो गया छोटे वाला ब्रैकेट। अब बीच वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो गुना में 20 भी है तो कर दो, तो गुना में 20 करेंगे तो 2 0 आ गया, 3 दूनी 6 और 10 ये आ गया। अब ये पूरा सोल्व हो गया। अब भाग में 2 है तो भाग में 2 लिख दो, तो काटो, 2 5 10, 2 3 6, कितना आ गया, 5300 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 5300 आ गया, और ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया कैसे करना था। बड़ा सिंपल है, छोटे वाले ब्रैकेट को और फिर उसमें जो बोर्ड मास कुछ नहीं करना, बस ये जिसको पता है ना वो इसको आराम से कर लेगा, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, और कोई भी क्वेश्चंस में अगर आपको प्रॉब्लम रह जाती है, वैसे तो रहेगी नहीं भाई, बड़े आराम से समझा रहा हूं, ठीक है, और बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है, आराम से आप इसको सोल्व कर सकते हो। ये तो दोबारा आ गया। चलो ये वाला देखो, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आप खुद भी ट्राई करने की कोशिश करो, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि आप पेपर में कितने क्वेश्चन सही कर सकते हो। ठीक है, आपकी तैयारी कितनी है और कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आती है। देखो, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपए है, 20% की और x% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद वह कुर्सी 1400 रुपए में बेची जाती है, तो x का मान कितना होगा, ये अपने को बताना है। इसको आप कई तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, लेकिन एक ऐसा तरीका बताता हूं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आंसर आराम से निकल जाएगा। सबसे पहले देखो क्या है कि कुर्सी का अंकित मूल्य कितना दिया गया है, हमें 2000 रुपए अंकित मूल्य दिया गया है कि कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 है।
फिर बोला कि 20% की छूट दी जा रही है, इस पे 20% की छूट दी जा रही है, इसका मतलब 400 रुपए की छूट दी जा रही है। कितने की? 400 रुपए की छूट दी जा रही है। तो इसका मतलब कितना हो गया? 1600 रुपए हो गया कुर्सी का मूल्य जो बेचा जाना। लेकिन उसके बाद बोला गया है फिर से और छूट दी जाती है, और वो है अपने को X%। हमें नहीं बताया गया कि कितने प्रतिशत की छूट है, हमसे पूछा गया है कि कितने प्रतिशत की छूट है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर कोई ना कोई छूट दी जाएगी। उसके बाद कुर्सी को बेचा जाता है कितने रुपए में भाई? 1400 रुपए में। कुर्सी का मूल्य यहां पर 1600 रुपए था, लेकिन छूट देने के बाद कितना हो गया? 1400 रुपए हो गया। इसका मतलब छूट कितने रुपए की दी गई है? 200 रुपए की छूट दी गई है। तो बस आराम से निकाल दो। जब आपको यह पता चल गया कि 200 रुपए की छूट दी गई है, कितने रुपए में? 1600 रुपए था, इसमें से ही तो 200 की दी गई है, तो 1600 बटे में लिख दो और गुना में 100 लिख दो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 2 से काटा 8 पे, 4 से काटा 2 पे, 4 से काटा 25 पे, कितना आ गया? 25 बटे 2 की छूट, या इसको लिख दो 12.5 की छूट। 12.5%, या इसको 12.5% भी आप लिख सकते हो। तो इतने की छूट हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। बताओ समझ में आया? अब थोड़ा पेन पे फोकस और बोर्ड पे फोकस कम करो, मैं आपको जो बता रहा हूं उस पे ध्यान दो। कैसे सिंपल बनाना है? सबसे पहले आपको बोला गया कि 2000 रुपए कुर्सी का मूल्य है, फिर बोला गया कि 20% की छूट दी जाती है, इसका मतलब 400 रुपए की छूट दी गई, क्योंकि 2000 का 20% 400 होता है, तो 1600 रुपए में बेचा जाना चाहिए था। लेकिन फिर बोला कि एक और छूट दी गई है, वो है X, यानी कि कोई एक छूट दी गई है, वो हमें नहीं बताएगी कितनी दी गई है, वो हमें निकालनी है। लेकिन बोला कि जो 1600 रुपए थे ना, उसमें नहीं बेचा कुर्सी को, छूट देने के बाद वो 1400 रुपए में बेची गई है। तो भाई 1600 में बिकनी चाहिए थी, 1400 में बेची गई, इसका मतलब क्या हुआ? 200 रुपए की छूट दी गई है। तो बस जब इतना पता चल गया तो निकाल दो कि 200 है 1600 का या 1600 का कितना प्रतिशत होता है, और वो हो जाएगा आपका 12.5%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है जी, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं ताकि सभी को समझ में आए, और पेपर में आपको इतना समय मिलता है, आप आराम से कर सकते हो, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये देखो चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आ गया है, सीआई का क्वेश्चन है आपका ये, कि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित, जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना, उसका मतलब ये होता है कि हर साल ब्याज लिया जाए, उसी को चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है। पर रखी गई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि रखी गई थी, वो 10 सालों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाए। आज जो बता रहा हूं इसको याद रख लेना, फिर कैसे भी क्वेश्चन आए इस तरीके के आराम से आप कर सकते हो। क्या बोला? कितने वर्षों में स्वयं की दुगनी हो रही है? 10 वर्षों में। तो वर्ष कितने हो गए? 10, और गुनी कितनी हो रही है? 2 गुनी हो रही है। ओके जी। फिर क्या बोला? कितनी होनी चाहिए? 4 गुनी कितने वर्षों में होगी? 4 गुनी करनी है। तो पहले 2 से 4 करनी है, तो 4 कैसे होगा? 2 की कितनी पावर से 4 बनता है? 2 की पावर 2। पावर में हमें लिखना है, 4 बनाना है ना, तो 4 2 की कितनी पावर पे, यहां पर जितना भी होगा उसकी कितनी पावर पे बनता है? तो 2 की पावर पे 4 बनता है, क्योंकि 2 की पावर 2 कितनी होती है? 4 होता है। ठीक है, ओके, 4 हमें बनाना है 2 की पावर 2। तो क्या करना है? यहां पर जितने वर्ष हो और यहां पर जितनी पावर हो गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 10 दूनी 20 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया? ठीक है, और यहां पर 4 की बजाय 8 होता, 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी? तो 8 कितना होगा? 2 की पावर कितनी होती है? 8, तो 2 की पावर 3 होगी 8, 2 की पावर 3 8 होती है। तो फिर हम यहां पर 3 से गुना करते, फिर अपना 30 वर्ष आंसर होता। ठीक है जी, तो यहां पर जो पावर होगी उसको यहां पर वर्षों से गुना कर देना, आंसर आपका आराम से निकल जाएगा। तो 4 के लिए 2 की पावर 2 थी, तो 2 से हमने गुना कर दिया, 10 गुना 2 20 आपका आंसर हो गया है। ठीक है, चलो, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक ही पेपर करवा के रुक जाएंगे। ठीक है, सारे पेपर हम करेंगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो आगे आने वाले पेपरों को आपको प्रैक्टिस की तरह लेना है।
स्टार्टिंग के 4-5 अच्छे से समझ लो, उसके बाद जितने भी आएंगे ना सारे आपको प्रैक्टिस की तरह लेना है। अगर एक बात समझो, 53 पेपर हैं, एक में आपके 20 क्वेश्चंस हैं, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। कितना? 1060 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। जब आप मैथ के 1060 क्वेश्चंस जो आपके पेपर में पूछे गए हैं उनको अगर आप कर लेते हो तो बताओ उससे बढ़िया चीज आपके लिए क्या हो सकती है? पेपर की तैयारी में उससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्या है कि एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के प्रथम 3 महीनों के लिए इतने रुपए रहता है। यानी 3 महीनों में वो कितना खर्चा करती है? 1100 रुपए हर महीने के हिसाब से खर्च करती है। अगले 5 महीनों में 1000 खर्च करती है, तो 5 महीनों में कितना करती है? 1000 खर्च करती है। और 4 महीनों के लिए 1200 रुपए, जो 4 महीने हैं उनके लिए 1200 रुपए का वो खर्च करती है। यदि कुल उसकी वार्षिक बचत 1300 रुपए है तो सपना का औसत मासिक व्यय कितना था, यह अपने को बताना है। ठीक है, मासिक व्यय नहीं, सॉरी, मासिक आय कितनी है यह अपने को बताना है। चलो सबसे पहले यहां पर कितना हो गया? 3300 हो गया। यहां पर कितना हो गया आपका? 5000 हो गया। और यहां पर 4000 आपका 800 हो गया। टोटल जोड़ लेंगे, 2 जीरो होगी इधर से, 8 3 11, 1 सॉरी 5 5 10 और 3 13, ये हो गया। ये 12 महीने का है। ठीक है, अगर हमसे मासिक पूछे मासिक व्यय तो इसको 12 से डिवाइड कर देते, मासिक व्यय आपका निकल के आ जाता एवरेज। लेकिन 13,100 रुपए तो वो खर्च करती है और साथ में 1300 रुपए वो बचाती भी है, तो इसमें 1300 रुपए और जोड़ देंगे तो टोटल उसकी आय आ जाएगी। तो कितना हो गया? 2 जीरो 4 4 1, 14,400 आपका यहां पर हो गया। अब इसको बांटना कितने में है? औसत चाहिए तो 12 से। औसत क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो 12 से डिवाइड कर दो, 12 12 144, तो कितना आ जाएगा? 1200 रुपए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया यहां पे करेक्ट आंसर। वैसे तो भाई 1100 रुपए में महीने का खर्चा कैसे चला लेती है वो हमें पता नहीं है। ठीक है, इतने कम में, इतनी महंगाई में नहीं आता। अगर किसी महीने सिलेंडर भरवाना पड़ गया ना, उस महीने में तो फिर कुछ खा ही नहीं पाएगी। ठीक है, एवरेज महीनों का कितना आ रहा है? 1200 का खर्चा आ रहा है। ओके जी, समझ में आ गया। तो यहां पर ये, सॉरी खर्चा नहीं, ये क्या आ रही है? उसकी आय पूछा है, खर्चा नहीं। खर्चा तो ये वाला होता, 13,100 को हम 12 से डिवाइड करते, वो हमारा खर्चा होता। तो हमसे पूछा है सपना की औसत मासिक आय कितनी है, कितनी थी, ये अपने को बताना है। तो वो हो जाएगी 1200 रुपए। बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, अगर आपको इतना भी याद है ना कि औसत ये होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। बहुत कम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कम स्टूडेंट है इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो देखते हैं आप में से कितने कर सकते हो। ट्राई करने की कोशिश करो। नहीं आ रहा? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 44 आम, 121 केले, 11 सेब है। उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो। प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार के फल हो तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है, ये अपने को बतानी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, सबसे सिंपल सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो ये जो जितने भी दिए गए ना फल, इन सभी को आपको जोड़ लेना है। तो इनको जोड़ लीजिए। तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 121 और 10, 131 और 1, 132। 132 और 44 जोड़ लो, इसमें जोड़ोगे तो कितना आ गया? 176 आ गया। टोटल योग कितना हो गया? 176 हो गया आपका। ठीक है, सबसे पहले तो इनको जोड़ लेना है। दूसरा क्या करना है? इसको भाग करना है, इस जोड़ को। इस जोड़ को भाग करना किससे? इन सभी के, ध्यान से सुनना, इन सभी के ये जो 3 दिए गए, इन सभी के एचसीएफ से भाग करना है। एलसीएम से नहीं करना, एचसीएफ से करना है।
तो इन सभी का HCF क्या होगा? HCF निकालना मैं आपको सिखा ही चुका हूं। तो सबसे छोटी संख्या 11 है। क्या 11 से सारे डिवाइड हो रहे हैं? तो 11 11 121 हो रहा है, 11 चौक 44 हो रहा है, तो इसका मतलब 11 है वो क्या हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा। तो बस इसको 11 से डिवाइड कर दो, 11 कम 11, 11 से 66, 16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। कैसे करना है? सभी का जोड़ करो और साथ में इन तीनों के HCF से भाग कर दो, आंसर आपका आराम से निकल जाएगा। बस बताओ, आराम से बन गया ना इजी क्वेश्चंस। ये देखो, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाना है, आराम से हो जाएगा। साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है? साधारण ब्याज का मतलब होता है हर साल का ब्याज बराबर। बस ये बात समझाना जरूरी है, क्वेश्चन फिर बिल्कुल आसान हो गया। साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है? हर साल का ब्याज बराबर। देखो, किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है? 2/5 है, इसका मतलब राशि 5 थी और ब्याज कितना मिला है? 2 ब्याज तो मिला है, कितने वर्षों में मिला है? ये जो 2 ब्याज मिला है वो 40 वर्ष में मिला है। तरीके कई हैं, लेकिन बिल्कुल सिंपल मैं आपको बस समझा देता हूं कि दो जो मिला है आपको ब्याज वो 40 वर्षों में मिला है। इसका मतलब है एक है वो कितने वर्ष में मिला? 20 वर्ष में। एक जो आपको ब्याज मिला वो कितने वर्ष में मिला? 20 वर्ष में। और 5 कितने वर्ष में मिलता है? 100 वर्ष में। अब जो 100 वर्ष में, ठीक है, 100 वर्ष में 100% ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपकी धनराशि के बराबर ब्याज मिल रहा है ना। 5 ब्याज मिलने का मतलब है कि धनराशि के बराबर, यानी 100% ब्याज मिल रहा है। कितने वर्षों में? 100 वर्षों में। जब 100% ब्याज 100 वर्षों में मिल रहा है तो एक वर्ष में कितना होगा? क्योंकि वार्षिक दर, ब्याज दर वही होती है जो एक वर्ष का होता है। तो 100 साल में 100, तो एक साल में 1, तो 1% क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। ये वाला क्वेश्चन कीजिए सभी स्टूडेंट। इस वाले क्वेश्चंस को सभी स्टूडेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या बताया था? छोटे वाले को करना है अपने को। तो छोटे वाले को करना है, ब्रैकेट ये वाला है छोटे वाला, इसको सोल्व करो। तो पहले ऑप को करेंगे तो कितना हो गया? 48, 48 भाग में 24, तो कितना आ गया आपका? यहां से 2 आ गया। ओके, अब यहां से ये हो गया, तो अब यहां से लेकर वहां तक के सोल्व करने हैं। इधर से कितना आ गया? 9। ओके, और इधर से कितना है? 41। तो 41 गुना 9 दूनी कितना हो गया? 18, और 41 को 18 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 738 हो जाएगा। और वैसे भी करके देख लो, ठीक है, कितना आता है ये? यहां से देखोगे तो 8 आएगा। इकाई का अंक ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? आपका यहां पे आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो 738 आंसर हो गया। चलो आगे। आगे देखो क्या है कि एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी हुए, क्या हुए? उत्तीर्ण हुए। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, क्या हुए? उत्तीर्ण हुए। ध्यान से सुन, क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ो कि एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से कितने प्रतिशत? 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होना और अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल होना। आप सभी जानते हो कि विद्यार्थी टोटल कितने होंगे? 100% होंगे। उसमें से 93% उत्तीर्ण हुए हैं, तो 7% क्या होंगे? अनुत्तीर्ण होंगे। और उसका मान हमें दिया गया है कि उसकी संख्या कितनी है? इतनी। तो यानी कि 9275 है, ये 7% का मान है। इसका मान है 7% का। तो हमसे क्या पूछा आगे देखो, परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? टोटल संख्या अपनी बतानी है, इसमें पास वाले भी हैं और फेल वाले भी हैं, और वो टोटल कितनी है? 100%। तो 100% हम लेंगे। 100% का मान चाहिए तो 100 से गुना कर देंगे। दोबारा समझो, एक परीक्षा में
उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में 93% पास हो गए और 7% फेल हो गए। क्यों? क्योंकि 100 में से 93 पास हुए हैं तो 7 फेल होंगे। उनका मान हमें दिया गया है 9275। तो 7 का मान 9275 हमें दिया गया है और हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है, 100% का मान निकालना है। बस आराम से कर दो, काटो। 7 एकम 7, 2 बच गया, 7 × 21, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, गुना कर दो। बस 13 25 के आगे 2 0 लगा दो, आंसर आ गया। कितने विद्यार्थी हैं? 13 25 के आगे 2 0, ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है जी, ऐसे करना है आराम से भाई। टोटल 100%, पास वाले घटा लेंगे तो फेल वाले बच जाएंगे। उनका मान हमें दिया गया था, टोटल का पूछा था, तो 100% का मान हमने आराम से निकाल दिया। चलो आगे देखो, काम और समय का है। ठीक है, पेन लगाने की आवश्यकता नहीं है, बिना पेन के करना है आपको, आराम से कर सकते हो कि आर एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है। यदि कुल काम का कितना प्रतिशत काम आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है? आर एक काम को पूरा है वो 90 दिनों में कर देता है, तो हमसे पूछा है 45 दिनों में कितना होगा। अब ये सोचो कि ये काम अपने आप में 100% होता है, क्योंकि प्रतिशत की बात हो रही है। उसमें से 90 दिनों में वो करता, लेकिन आधे दिन हो गए, 90 के आधे कितने होता है? 45, तो काम भी आधा ही हो जाएगा। अरे 90 दिन में वो 100% काम करता है। अब दिन कितने हैं? 45 दिन में पूछा है, आधे हो गए, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, आधे हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा? 50% का। ठीक है जी, समझ में आ गया? बिल्कुल आसान था। ये है, ठीक है। बैट बल्ला अभी आपका क्रिकेट खत्म हुआ है ना, आईपीएल वर्ल्ड कप भी आने वाला है। सॉरी, आईपीएल खत्म हुआ है और क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 आने वाला है, ये बोला है। ठीक है, चलो। रोहित 2320 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदता है। कितने रुपए में खरीदता है? 2320 रुपए में। उसके बाद उसकी मरम्मत में 180 रुपए खर्च कर देता है। भाई पुराना खरीदा है तो मरम्मत उसको ठीक करवाने में 180 रुपए वो खर्च कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि उसने कितने रुपए में टोटल पड़ गया उसको? 2500 रुपए में बल्ला पड़ गया उसको, खेलने लायक बन गया। अब वह उसे 2400 रुपए में बेच देता है। ठीक है, बचपन में ऐसा होता था 90s में, अब का पता नहीं है, कि कुछ सामान ले आए और घर वालों ने देख लिया तो वापस करवा देते थे। तो वही हाल हो गया, बेचारा लेके आया 2320 में पुराना, ये खर्च भी कर दिया, फिर घर वालों ने बोला वापस करके आ, 2400 में बेचना पड़ गया उसको। ठीक है, तो आपसे पूछा है हानि प्रतिशत। जब ये बताओ 2500 रुपए में खरीदा, 2400 रुपए में उसने बेचा, तो हानि कितने की हुई? 100 रुपए की हानि हुई। 100 रुपए की हानि हुई कितने में से? टोटल में से। जो उसका खर्चा था 2500 लिखेंगे और गुना में 100 का मान, 2 0 से 2 0, 25 चौके 100, यानी कि 4% की क्या हो गई? उसको हानि हो गई। कितने प्रतिशत की हानि होगी? 4% की। 2320 में खरीदा, 180 खर्चे के लिए लगा दी उसने मरम्मत करने में, तो यानी 2500 रुपए में पड़ा, 2400 में बेचना पड़ा, 100 रुपए की हानि, तो 100 बटे 2500 गुना 100, तो कितना हो गया? 4% आपका आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना अगला है, देखिए। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए। ये क्वेश्चन नंबर अपना 15 आ गया भाई। ठीक है, अभी इसके बाद 5 और बचे हुए हैं। 20 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो पूरा वीडियो देखना है। ऐसा नहीं कि 15 देख के आपको लगे कि हाँ मैंने देख लिया, मुझे आता है, मैंने कर रहा हूं। पूरा देखना है। ठीक है, और पूरे जितने पेपर 53 दिन में 53 पेपर आने वाले हैं, सारे के सारे पेपरों को आपको देखना है। देखो, एक विद्यार्थी में एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या बोला गया है कि 75% मिले हैं, दूसरे को कितने मिले हैं? 60% मिले हैं। अंतर कितने का है? 15% का, लेकिन नंबर में कितने का है? 30 का।
1% का मान कितना हो गया? 2 नंबर का हो गया। ठीक है, 2 नंबर है, 1% का मान। तो हमसे पूछा है परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। अधिकतम प्रतिशत कितना होता है? 100। तो 1 बराबर जब 2 है तो 100 बराबर क्या हो गया? गुना में 2 कर दो, तो अधिकतम अंक आपके कितने हो जाएंगे? 200 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। समझ में आया? दोबारा से देख लो भाई, एक को मिले 75, दूसरे को मिले 60, अंतर कितने प्रतिशत का? 15% का। लेकिन अंक में अंतर कितने का बता रहा है? 30 का। 15 बराबर 30, 1% बराबर 2, तो 100% बराबर 200। बस चलो, रेलगाड़ी वाला है, अच्छे से समझना, ध्यान से समझना। 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। जब भी रेलगाड़ियां हैं विपरीत दिशा में चलती है, यानी एक इधर चल रही है, एक इधर चल रही है, तो जो उनकी स्पीड होती है वो जुड़ जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अलग अलग दिशाओं में चल रही है, विपरीत दिशाओं में चल रही है तो जुड़ जाएगी, एक ही दिशा में चल रही है तो घट जाएगी। स्पीड की मैं बात कर रहा हूं, गति की, चाल की बात कर रहा हूं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है, यानी कि एक रेलगाड़ी है वो 320 मीटर की है, 2 रेलगाड़ियां हैं तो 640 मीटर की दोनों की लंबाई हो जाएगी, और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। अब 640 मीटर दोनों की लंबाई होगी, क्योंकि दोनों को पार करना पड़ेगा। देखो ऐसे आ रही है, ये ऐसे पार करेगी तो इसकी लंबाई प्लस में इसकी लंबाई दोनों को पार करनी है, तो वो होगी 640, और इसको 18 सेकंड में पार करती है। तो हमसे पूछा है प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ये अपने को बताना है। तो 640/18 हो गया। लेकिन अगर आंसर मीटर पर सेकंड में होता है ऐसे ही लिख देते हम, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। ये कितना है? मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है। तो बड़ा बनाना है तो क्या बताया था? 18/5 से हमें गुना करना पड़ेगा। तो काट दो, 18 से 18 कट गया, 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, ठीक है, 1 5 दूनी 10, 5 अंठे 40, कितना आ गया? 128 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गई। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर जी इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा। देखो मैंने क्या बताया था कि चाल आपस में जुड़ जाती है, तो ये जो स्पीड है वो किसकी है? 2 ट्रेनों की है, लेकिन हमें तो एक ट्रेन की चाल बतानी है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल हमसे पूछिए ना। ये 2 की है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 6 12, 2 चौके 8, कितना हो जाएगा? 64 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर आंसर। आप कुछ स्टूडेंट सोचेंगे क्या सर जी यहां पर मीटर पर सेकंड निकाल लो, कैलकुलेशन में फिर और समय लगेगा। यहां पर डायरेक्ट गुना कर दोगे, पहले मीटर पर सेकंड निकालोगे, फिर 18/5 से गुना करोगे, फिर आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में समय लगेगा क्योंकि दशमलव में आएगी। ठीक है, यहां से करोगे तो डायरेक्ट आपका हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर दिया करो, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, जो 2 चीज बताई थी कि अगर सेम दिशा में जा रही है तो स्पीड माइनस होती है, और विपरीत दिशा में आ रही है तो स्पीड प्लस होती है। चलो आगे अपना अगला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपए है, उस पर 25% की छूट दी गई है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? मुझे नहीं लगता है इससे आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। भाई आपको विक्रय मूल्य दिया गया है कि मतलब इतने में बेचा गया है। विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? वो मूल्य जिस पर वस्तु को बेचा जाता है, और क्या है? 25% की छूट दी गई है, तो इसका मतलब 25% की छूट दी गई है तो 75% में बेचा गया है, और 75% का मान कितना दिया गया है हमें? 5175 हमें दिया गया है। तो हमसे क्या पूछा है? तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य होगा 100%। तो 100% का मान हमें निकालना है। 25 75, 25 चौके 100, ठीक है, 25 75, 25 चौके 100, इसको आप 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 5 15, इसको गुना कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 1725 गुना में 4। ठीक है, वैसे हम 100 को नहीं काटते तो डायरेक्ट 2 0 लग जाती, कोई बात नहीं। 17 दूनी 34, 68, ये आ गया 6900। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर बी है यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे किया भाई? 1700 होता 4 से गुना करते तो 1700 के 68 होता है तो 6800 हो जाता। 25 है 4 से गुना करेंगे 100 हो गया, तो 6800 प्लस में 100 तो कितना हो गया? 6900। तो 6900 आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 6900। चलो आगे, अगला क्वेश्चन देखिए आपका कि ए और बी दोनों 5000 प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं, बेच रहे हैं, यानी कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, दोनों ने 5-5 हजार रुपए में अपनी घड़ियां बेच दी। ए को 25% का लाभ अर्जित करता है, जो ए है वो 25% का लाभ अर्जित करता है, जबकि जो बी है वो 10% की हानि होती है। जो बी है उसको 10% की हानि होती है। तो ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा? क्रय मूल्य हमसे नहीं पूछा, क्रय मूल्य का अनुपात हमसे पूछा है। ठीक है, बड़े आराम से करते हैं, कई तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन देखो सिंपल तरीका क्या है भाई। 5000 रुपए में बेचा है, तो एक तो ए है एक बी है। क्रय मूल्य, पहले ए का क्रय मूल्य निकालते हैं। 5000 रुपए में बेचा है, लेकिन 5000 रुपए में बेचने पर उसको 25% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब जो 5000 है वो 125 का मान है। अगर हम 100 का मान निकाल देंगे तो ए का क्रय मूल्य आ जाएगा। क्या इतनी बात सभी स्टूडेंट समझ गए? भाई 5000 रुपए में बेचा है, 25% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 125 में बेचा है, और हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो 125 का मान हमारे पास है, 100 का मान निकालेंगे, ऐसे निकलेगा। अरे ऐसे हुआ ये, 125 का मान कितना? 5000। एक का मान निकालेंगे इसके बटे में 125, 100 का मान निकालेंगे गुना में 100। इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि हर बार ये सिखाऊं, ऐसे सीख जाओ डायरेक्ट। अनुपात है तो अनुपात, दूसरे वाला कितना है? 5000 रुपए में बेचा है, 10% की हानि हो रही है, इसका मतलब 90% में बेचा है, 90% का मान है ये। हमें क्रय मूल्य निकालना है तो 100% का मान हमें निकालना है। अब जो जो कट रहा है वो काट दो, तो यहां से 5000 से 5000 कट गया, 100 से 100 कट गया, क्योंकि ऊपर है तो ऊपर ऊपर से ऊपर वाला कट जाएगा। यहां से ये 90 इधर आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। इतना तो पता है ना, इतना तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये ऊपर इधर चला जाएगा, ये इधर। काट दो, 5 से काटो तो 5 कम 5 कितना बच गया? 4 अंठे 18। 5 से काटो 25 पे, कितना आ गया? 18 अनुपात 25 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका आंसर? आपको निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। पता है कुछ स्टूडेंट टाइम वेस्ट कैसे करते हैं? इसको वो सोल्व करेंगे तो इसका क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर वो इसको सोल्व करेंगे, इसका क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर दोनों को अनुपात में लिखेंगे, फिर काटेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य भी बड़ा बड़ा आएगा, काटने में भी उसको प्रॉब्लम होगी, उसमें भी समय लगेगा। सबसे सिंपल तरीका है, आराम से कर लो भाई। निकलना तो यही है, अनुपात में भी यही रहना है, बस क्या दिक्कत है फिर? ठीक है, चलो आगे देखो कि एक क्रिकेट में 7 पुरुषों की आयु दी गई है, 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22 है। उनकी औसत आयु कितनी है? बताओ। इससे आसान क्वेश्चन कोई हो सकता है? बस इसमें आपको क्या करनी है? कैलकुलेशन करनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि औसत निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आपको इन सभी को जोड़ना है। आपको क्या करना है? इन सभी को जोड़ना है और 7 से भाग कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये तरीका। लेकिन एक तरीका मैं आपको बताता हूं, जो आपके लिए, अगर आप जोड़ने में आपको प्रॉब्लम होती है, लगता है थोड़ा बोरिंग सा है, इनको कौन जोड़ेगा, एक तरीका है। इनमें से कोई भी एक संख्या मान लो जो आपको लगता है कि यार वो ठीक है। तो हमने 25 मान ली, क्योंकि 25 थोड़ा ठीक लगता है। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं 25 ही। 25 माना क्योंकि इन सभी के बीच में है। ठीक है, तो 25 हमने मान लिया कि 25 संख्या है। अब क्या करना है देखो, मैं समझाता हूं। 25 मान लिया, ये कितना है? 26 है, मतलब +1 है। ये तो 25 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 21 है, यानी कि -4 है। ये है 29 है, मतलब +4 है। ये कितना है? -1। अरे मतलब जितना 25 से जितना ज्यादा होगा उसको प्लस लिखेंगे, 25 से जितना कम होगा उसको माइनस लिखेंगे।
ये कितना है 25 से +3 है, और ये कितना है 25 से -3 है। अब प्लस प्लस वाले माइनस वाले आपस में काट दो। माइनस के 4 से प्लस का 4 कट गया, माइनस के 1 से प्लस का 1 कट गया, प्लस के 3 से माइनस का 3 कट गया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो जो हमने माना था वही आपका आंसर हो जाएगा 25 ही। तो 25 ही आपका यहां पर आंसर हो गया। जोड़ के निकालो तो 25 आ जाएगा, ऐसे करोगे तो भी 25 आ जाएगा। अब सर्ची अगर होता तो जितना बचेगा उसमें से इसमें अगर कम बचता, माइनस का बचता तो माइनस कर लेंगे, प्लस का बचेगा तो जोड़ देंगे, ऐसे करना। ठीक है, जैसे एक बार समझा देता हूं। 1 2 3 आपने माना, 4 और लिख लेते, ये आपने लिखा। ठीक है, ये हमने लिखा। अब हमने मान लिया कि कितना है 3 है, इसका हमने मान लिया 3, तो इसमें से कितना हुआ -2, इधर कितना हुआ -1, इधर 0 है, इधर +1 है। अब क्या हुआ +1 से कितना है, +1 से -1 कट गया। ठीक, अब कितना बच गया, -2 बच गया। अब -2 बच गया मतलब इसमें कम होना चाहिए। अब इसमें 2 कम थोड़ी ना करोगे, इसका मतलब है कि -2 बच गया 4 संख्याओं में से। तो 4 संख्याओं में से करोगे तो 0.5 हमें करना होगा, तो वो 2.5 आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर मैं 5 और लिख लेता, ठीक है 5 और लिख लेते हैं हम यहां पर। ठीक है, और अच्छे समझा देता हूं। ठीक है, बाकी तो जोड़ करने वाले तो जोड़ से भी कर सकते हैं। 3 हमने लिखा तो -2 हुआ, -1 हुआ, यहां से +1 हुआ और +2 हुआ। ठीक है, इससे तो नहीं पता चल रहा, एक 6 और लिख लेते हैं तो +3 हुआ। ठीक है, तो माइनस के से प्लस के से ये आपका कैंसिल हो गया, +3 बच गया। अब ऐसा नहीं है कि इसमें आप क्या कर दो +3 कर दो 6 आपका हो जाएगा, नहीं। अभी क्या बताया था कि +3 है तो +3 रखेंगे, जोड़ना है। अगर माइनस का होगा घटाएंगे, प्लस का है तो जोड़ेंगे। कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं, तो यानी 0.5 हमें जोड़ना है, तो 3.5 एवरेज होगा। और वैसे भी निकाल के देख लो। ठीक है, 7/2 3.5। ठीक है, बाकी अगर इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहते तो आप आराम से ऐसे भी कर सकते हो जोड़ के, जैसा आपका दिल करे। ओ समाप्त हो गया। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन था, समाप्त हो गया। तो क्वेश्चंस कैसे लगे, क्या आप उनको सोल्व कर पाए, क्लास में कैसा मजा आया है, ये कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है।